लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो बीजेपी एकदम बैकफुट पे आ गई थी, क्योंकि मोदी की मेजोरिटी चली गई थी। इतना बुरा हाल था कि मोदी जी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक करने की हैसियत नहीं थी उनकी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप नशा आदत हर खबर की। और खबर ये है कि बीजेपी के साथ जो अलायंस हैं वो क्या अब खुद को उनके साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के, आप थोड़ा सा इतिहास पिछले दिनों का ही झांके तो उसमें हरियाणा में जेजेपी के साथ क्या हुआ, उसके अलावा एक नाथ शिंदे सेकंड नंबर पार्टी होने के बाद भी तीसरे नंबर का बिहेवियर उनको लगता है कि उनके साथ वहां हो रहा है और जरा भी खुश नहीं है वो। इसी तरह से बिहार में अब नीतीश कुमार अटकलें चल रही हैं, क्या नीतीश कुमार वाकई में अब यहाँ पर सेम ही फील कर रहे हैं जो कि प्रीवियस अलायंस के साथ हुआ बीजेपी के। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस पर आनंद सहाय जी हैं, वरिष्ठ सर के एक लंबे अनुभव के साथ इस बात को हम समझेंगे वाकई में बीजेपी अपने अलायंस के साथ एक अच्छा सामंजस्य बिठा पा रही है या फिर एक अच्छी जिसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद की नीति जो है राजनीति की उसे खेल रही है। उसे समझने की जरूरत है यहाँ पर। सर ये अगर हम देखें नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ही यहाँ पर उनको टाइट किया जा रहा है कि भैया देख लीजिए हम खुद बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं आने वाले वक्त में बिहार में, और हम जैसे महाराष्ट्र में अच्छे नंबर्स लेकर आए हैं इसी की तर्ज पर हम बिहार में भी अपनी सरकार बना सकते हैं। तो उनके नेगोशिएशन पावर यहाँ पर पहले से ही कम होने शुरू होते हैं, हालांकि चुनाव का अभी थोड़ा वक्त है। आपको क्या लग रहा है सर कि बीजेपी के साथ उनके अलायंस सेफ है? विनीता, मुझे तो ये लगता है कि अगर हम लार्जर पिक्चर को देखें, अगर आप हम सिर्फ बिहार या महाराष्ट्र या हरियाणा की बात ना करें, एक नेशनल पिक्चर को देखें तो हम दो चीज देखते हैं। एक, दोनों एक साथ हैं। एक तो कि देश में दुर्दशा पड़ी हुई है चारों तरफ, आर्थिक नीतियों के कारण जो ज्यादातर लोग हैं बहुत उनका बहुत बुरा हाल हो गया है। और हर जगह जो है कोई यदि एक कोई मार खाने वाला है तो वो आम आम लोग हैं, आम पब्लिक है, आम भारतीय नागरिक है। उसमें मैं किसी पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इन सब के बावजूद बीजेपी जो है केंद्र में, मोदी जी की जो सरकार है, वो इस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रही है कि जैसे उनका एक छत्र राज हो और ना कि वो एक कोalition गवर्नमेंट हो। चाहे वो बिहार को ले लीजिए या आंध्र प्रदेश के लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको ले लीजिए, इन दोनों में से किसी की कोई खास सुनी नहीं जा रही। सरकार वही कर रही है जो चाहती है और वो लोग बिल्कुल हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो भी सरकार को केंद्र में अकेले छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने राज्यों में भी मुसीबत में पड़ सकते हैं बिना बीजेपी के सपोर्ट के, खासतौर से बिहार में। इसीलिए ऑन द होल जो है, हमको लगता है कि मोदी जी अपने आप को ठीक ठाक पोजीशन में पा रहे हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, वहां तो वैसे ही जो है नीतीश की पार्टी वगैरह से कई काफी लंबे अरसे से बिहार में बीजेपी का स्ट्रेंथ ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है। जी सर, मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो अलायंस है वो खुद ही अगर वहां पर स्ट्रांग है तो ठीक है, वरना तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि बीजेपी से कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार की को किस तरह से देख रहे हैं बिहार में अभी जो देखिए नीतीश प्रॉब्लम्स चल कुमार, रही देखिए नीतीश कुमार जी जो है बिहार में, वो इतना उलट पुलट कर चुके हैं। और उम्र के कारण या जो भी कारण हो, अब तरह तरह की बातें हो रही हैं, इसमें कोई तो मतलब किसी सर बात की नीतीश पुष्टि कुमार के नहीं है। अनस्टेबिलिटी की वजह से बीजेपी इस तरह के रिएक्शन दे रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है, वो भी एक बात है। मेरा ये कहना है कि पूरे उत्तर भारत में बिहार और जम्मू कश्मीर, मैं पंजाब को इससे पृथक रख रहा हूं कि पंजाब में कभी बीजेपी का कोई कुछ साख कभी रही नहीं। जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू में रही। इसके इस बार 370 वगैरह के हटने के बाद उन्होंने समझा कि सेंटिमेंट ऐसा हो कि हमारा सीएम शायद बन जाए। लेकिन वैसे बिहार अकेला स्टेट है पूरे उत्तर भारत में जहां बीजेपी का अपना सीएम नहीं बना है कभी, अगर आप 2 मिनट के लिए पंजाब और कश्मीर की बात ना करें तो। ठीक है।
तो वो उनका मेन ध्येय होगा। हालांकि हाल में ही अमित शाह जी ने कहा था कि अगला चुनाव वो लड़ेंगे नीतीश कुमार के लीडरशिप के अंदर। अब ये होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन अगर नीतीश कुमार तो इतने अब बिहार की बोली में कहते हैं भसिया गए हैं। अब उनको कोई परेशानी है हेल्थ को लेकर के, मानसिक परेशानी है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, ईश्वर जाने क्या है, किसी बात की पुष्टि तो हो नहीं रही है। लेकिन वहां की राजनीति में ये जो बातचीत सुनने को मिलती है कि एक दो लोग, कुछ केंद्र में और कुछ वहां स्टेट के अंदर भी उन्हीं के पार्टी के हैं, लेकिन बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं। वो जो है नीतीश कुमार को चला रहे हैं। सर और ललन सिंह नीतीश, की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी अमुक के नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि अब इसमें बात को, यहाँ इनकी बात है, पटना में किसी और की बात है। But the main thing is that नीतीश कुमार is no longer an independent actor। और नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है, एक समझिए कि विभाजित हो चुकी थी बहुत दिन पहले ही अंदर से। उसका एक धड़ा शायद बीजेपी की ओर रुख करना चाहेगा, और कुछ लोग होंगे जो कि आरजेडी की तरफ ज्यादा झुकाव हो सकता है उनका। बहुत थोड़े होंगे जो नीतीश के साथ बने हुए रहेंगे। लेकिन नीतीश जो जो कमजोर होते जाएंगे तो उस पर भी एक परेशानी की बात हो सकती है, उस बात को लेकर के। सर आप बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है एक तरह से ऑलरेडी डिवाइडेड हो गई है। आप ये कह रहे हैं विभाजित हो ही गई है ऑलमोस्ट, सब अंदर से इंटरनली उसके दो उसमें टुकड़े हो चुके हैं। ठोस नहीं है वो। अब दो टुकड़े हैं, तीन टुकड़े, कुछ भी दरारें पड़ गई हैं, पहले वाली बात नहीं रही। और बीजेपी जो है उनसे कहीं ज्यादा नंबर थे उनके पास। और अगर कोई इस तरह की गड़बड़ी होगी तो जैसे रामविलास पासवान वाली पार्टी जो उनके लड़के चलाते हैं आजकल, चिराग, तो उनका झुकाव भी तो बीजेपी की तरफ ही होगा ना, न कि नीतीश की तरफ। आपको लग रहा है अगर सर कोई क्राइसिस हो तो चिराग अगर नीतीश अपने अनफिट होने की वजह से ऐसी पोजीशन पे, लेकिन चिराग तो यूथ है और वो तो बकायदा खुद को हनुमान कहते हैं मोदी का, क्या वो सेफ है? चिराग सेफ है। चिराग से बीजेपी को कोई आंच नहीं है। चिराग बीजेपी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो तो ही विल हैप्पीली बी पार्ट ऑफ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के बिना उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। माने इन पार्टियों में, और लालू यादव जी के आरजेडी में, अब तो खैर उनके बेटे हैं उसके मुख्य स्तंभ समझिए, रोजमर्रा के काम सर काज आपके के। कैलकुलेशन से एक बात तो साफ दिख रही है कि बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार और चिराग से काफी एज पर है, मतलब अपर हैंड पर है। सेम महाराष्ट्र वाली कंडीशन आप देख चिराग लें। के साथ कोई तुलना नहीं है। बीजेपी एक्चुअली देखा जाए तो शायद सबसे ज्यादा अच्छी गठित और मजबूत पार्टी है। केंद्र में वो सत्ता में है। तो इसलिए जितनी स्ट्रेंथ उनके पास है बिहार में, कुल मिलाकर के राज्य के सिचुएशन और केंद्र को देखते हुए, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल एलिमेंट इन बिहार राइट नाउ। और सर सरकारें माफ गड़बड़ी कीजिएगा। करती हैं, ऊपर ऊपर नीचे होता है। लेकिन जो दूसरा है, जो प्रतिपक्ष है बिहार का, आरजेडी और कांग्रेस वगैरह, उनमें तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं है वहां पर भी। तो इसीलिए दैट मेक्स लाइफ इजियर फॉर बीजेपी। ओके सर माफ करना, लेकिन क्या होता है कि जनरली आज की तारीख में जब आप इस तरह से अपनी बात को बिल्कुल बेबाक तरीके से, और वो भी यथार्थ पर फैक्ट्स को बेसिस पे आप रखते हैं, तो लोग इसे बायस्ड कहने लग जाते हैं। तो जो बात अभी कह रहे हैं आप वो ऑलमोस्ट ऐसी लग रही है, और हमारे व्यूअर भी इस बात पर सवाल करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ एटलीस्ट आप ये बात जरूर क्लियर करें, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ और बहुत लोग जो जानते हैं जर्नलिज्म में, कि आप बिल्कुल अनबायस बात कहते हैं और बिल्कुल तथ्यों पर बेस्ड कहते हैं। चाहे राहुल गांधी हो या मोदी हो, जिनको जो कहना है आप कहते हैं कहते हैं। मतलब, यस। मेरी तो अपनी रुझान कहीं भी हो, लेकिन अगर एनालिसिस कर रहे हैं हम कोई चीज की, तो आप जो है सामने दिख रहा है उससे आप मुंह तो नहीं छुपा सकते। यानी कि बिहार मैं ये कह रहा हूँ में। कि अभी हाँ। अभी जो है, हम्म। देखिए चुनाव में तो लगभग साल बाकी है। अक्टूबर नवंबर में होंगे चुनाव बिहार में। तो अब ये तो काफी समय है, कुछ भी हो सकता है। हम उस पर नहीं जा, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज जो स्थिति है, अगर सिर्फ पार्टी वाइज देखा जाए, तो बीजेपी जो है वो सबसे बेस्ट पोजीशन में है बिहार में।
मैं ये आरजेडी कहना से चाहता बेटर पोजीशन में है हूँ। बिहार में आरजेडी बीजेपी बहुत, से। आरजेडी जो है उसका हमेशा होल्ड रहेगा बिहार में, बहुत स्ट्रांग पार्टी है वो। लेकिन पिछले चुनाव में भी 19-20 का फर्क है। लेकिन बीजेपी चूंकि केंद्र में शासन में है ना, इसलिए उनके पास दम हो जाता है, वो लोगों को खींच सकते हैं यहाँ से वहां से। वो डिफेक्शन जो कहते हैं, आपके ऊपर केस लगवा सकते हैं, किन्हीं और के ऊपर केस लगवा सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, या आपको लोभ दे सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं आपको। तो ये सब, ये सारा, आपने अभी सामदाम दंड भेद की बात की, तो उसपे ये सब आता है। जी सर, यानी कि कुल मिलाकर के इस वक्त बिहार की जो परिस्थिति है वो चुनाव से पहले बहुत क्लियर परिप्रेक्ष्य में जा रही है कि किस तरह से बीजेपी जो है वो अपनी प्लानिंग में बिल्कुल सुदृढ़ है, उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन यहाँ पे। कहने का ये ये मतलब आप कि कह रहे हम चुनाव के पूर्व संध्या पर तो नहीं है अभी। अभी पूरा साल हैं। है, 10-11 महीने हैं। तो जी उसमें क्या होता है फेरबदल हम नहीं जानते। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है, जो जो कि हमारे डिस्कशन में आया नहीं है आज तक, मैंने किसी पेपर में नहीं देखा, किसी कहीं और भी नहीं देखा, कि देखिए 100वां बरस होने वाला है आरएसएस का अगले साल। और आरएसएस के जो लीडर हैं, सबसे ऊंचे लीडर जो पद पे बैठे हैं, भागवत मोहन भागवत जी, ही इज अंडर जी हेवी अटैक फ्रॉम द बीजेपी लीडरशिप। वो राइट। लोकसभा चुनाव के समय से अटैक पर हैं। और अब तो मेरे एक पत्रकार बंधु ही हैं, हमारे समय के, हमारे समकालीन हैं वो आजकल अपना स्वच्छंद टेलीविजन का वो वीडियो चलाते हैं, प्रोग्राम। तो वो तो उनका मैंने सुना अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले, एकदम इस तरह से वो अटैक कर रहे हैं मोहन भागवत को व्यक्तिगत रूप से, और लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा कभी सोच, और ओके। जिस भाषा का वो यूज करे, जिस भाषा को, आपको हैरानी होगी, ऐसी भाषा तो हम मुंह छुपा के बैठ जाएंगे, अपने दुश्मनों के सामने भी नहीं कहेंगे। इस तरह की तो बात हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी और भागवत जी दोनों के बीच में एक पर्सनल रिफ्ट चल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर। वो पर्सनल रिफ्ट तो है ही, वो बहुत पुराना है। मोदी जी शायद अपने आप को कहीं ज्यादा सशक्त समझते होंगे, दो कारणों से। एक तो वो चूंकि प्रधानमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जितना पीएम के पास होता है ना, हम और आप साधारण तरह से जीवन में सोच भी नहीं सकते। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये मुझे लगता है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू फाइंडिंग आउट एंड डूइंग सम रिसर्च, कि आरएसएस के अंदर एक अच्छा खासा धड़ा है जो कि मोदी जी के साथ जाएगा। क्योंकि उसमें दो तरह के लोग हैं आरएसएस में। एक तो झोले वाले लेकर प्रचार के लिए चल पड़ते हैं, ठीक है। एक है प्रोड्यूसर्स फाइनेंशियर्स, वो हैं जो कि कहीं घूमते फिरते नहीं है, लेकिन उनको समर्थन देते हैं आरएसएस को शुरू से, पैसे से या और अलग रिसोर्सेज से, ठीक है। तो ये जो जो प्रचार करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत बड़ी संख्या है उनकी। वो हमको लगता है कि मोदी जी ने उनको अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि वही प्रचार करने वाले लोग जो हैं आरएसएस के, पहले वो एक कुर्ता एक पैजामा रगड़ना धोना पहनना, उसी को आज रात में धोना कल सुबह पहनना, ये जीवन था उनका। अब तो अच्छी खासी मोटर गाड़ियों में बड़े बड़े कैमरा लेके, बड़े बड़े फोन और घड़ी लेके घूमते हैं वो, ठीक है। ये धन अचानक कहां से आ रहा है? केंद्र से नहीं आ रहा है तो और कहां से आ रहा है? या केंद्र प्रभावित तो सज्जनों के आरएसएस की माध्यम से आ रहा है? परिभाषा भी यहाँ थोड़ी बदल गई है सर, इसका मतलब वो तो मैं आरएसएस ये जो कह रहा हूं कि वो ग्राउंडेड थी लोग, वो अब पैसे वाली भी लग रही है। लेकिन वो मोदी जी के मोहताज हैं, ना कि भागवत जी के। चाहे उसकी जो हायरार्की स्ट्रक्चर आरएसएस की जैसी भी हो, 100वां साल आ रहा है। क्या वो, अब मोहन भागवत की मंशा क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तरह तरह से उन्होंने बार बार कही है, कई कई अपने कई भाषणों में पिछले 3-4-5 महीने में, कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और इससे ये भी लगता है कि वो हिंदुत्व का जो वो है, कि जो मशाल है, अगर आप समझिए उस रूप में उसको देखिए, तो कह रहा है उसको उसके धारक मोदी हैं, ना कि कोई और। तो लगता है कि अपने जो उनका जो सार्वजनिक जीवन है पॉलिटिक्स का, मोदी जी और उनकी सरकार का,
वो इसी पॉइंट पे हिंदुत्व को, कम्युनल पॉलिटिक्स को और भी धार देने की तरफ जाएगा केंद्र में, और जहां 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 इनका इनका वो है, इन्फ्लुएंस है सब जगह। तो उस रूप से अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि उस उस तरह की पॉलिटिक्स का सामना करने वाले जो भी लोग हों, आज उन मोदी जी के निगाह में वो कुछ कमजोर पड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य साथी, जो कि इंडिया अलायंस के नाम से जाने जाते हैं। अब ओके। हमें लगता है कि उसको वो कम पा रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के जो परिणाम हुए, चाहे रिजल्ट छद्म से ही क्यों ना आए हों, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनको माना जाएगा। ठीक है, अभी इस बागडोर महाराष्ट्र की बीजेपी के हाथ में, हरियाणा के बीजेपी के हाथ में है। लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो बीजेपी एकदम बैकफुट पे आ गई थी, क्योंकि मोदी की मेजोरिटी चली गई थी। इतना बुरा हाल था कि मोदी जी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक करने की हैसियत नहीं थी उनकी, कि जितने एमपीज उनके नए चुन के आए हैं उनसे अपने नाम का समर्थन करवा लें कि ये हमारे लीडर हैं हमारे ब्लॉक के। उन्होंने एनडीए के लोगों को बुलाया, और वो अगर अगर आरएसएस दूरगामी होती, सोचती उस तरह से, तो हो सकता है कि मोदी जी के लीडरशिप को उस समय चैलेंज करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो दम नहीं दिखलाया। और चूंकि उन्होंने दम नहीं दिखलाया, इसलिए मोदी जी समझ गए कि ये दब्बुओं का खेमा है भागवत जी के अंडर, और असली ताकत मोदी है। तो तो अब सर आप ये कह 100 रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा पर पैसा भारी पड़ गया है, इसीलिए वहां पर दो फाड़ वहां भी हो गई हैं, जो मोदी के पैसा हिस्से वाले भारी हो, आरएसएस के हैं पैसा लोग भारी अलग। हो, नहीं मैं खाली वही नहीं कर रहा हूं, पैसा भारी हो, सत्ता भारी हो, चाहे जो भी हो, जो मोदी जी के साथ चलने वाले हैं उनका भार कहीं ज्यादा बढ़ गया है बनिस्बत की भागवत के साथ चलने वाले लोग हैं। और मुझे अच्छी तरह ये बात मुझे मेरे समझ में हमको समझ में आ रही है कि जो आरएसएस का जो हाईएस्ट लेवल है डिसीजन मेकिंग का, उसमें हमको लगता है कि मोदी जी की अच्छी दखल है आज कंपेयर टू भागवत जी। तो जब ये देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि मोदी कि यहां पर स्ट्रेंथ हमारी हो गई है। बीजेपी पार्टी तो अपने कब्जे में थी, लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि शायद वो कब्जा खिसक रहा हो। पब्लिक सपोर्ट मिला नहीं लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे जैसे भी हो, जिसको लोग नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कहें, रास्ता अपना करके चुनाव जीते गए हैं महाराष्ट्र के और हरियाणा के। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू हिंदू धर्म जीत गया है। वो इस तरह से बात करते हैं, वो हिंदू धर्म जीत गया है, और जितने अधर्मी वो उनकी हार हो गई है। तो अधर्मियों की जब हार हो गई है तब तो बड़े जोश में है वो। तो वो क्या शिंदे और क्या नीतीश कुमार, ये सब कुछ आगे पीछे देख नहीं रहे हैं, क्योंकि केंद्र में वो जानते हैं कि मोदी जी की सरकार इन पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन वो भी तो निर्भर है मोदी के ऊपर कहीं कहीं अपने राज्यों में। इसीलिए हमें लगता है कि जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो मोदी जी को कोई चैलेंज दे नहीं सकते। और बिहार का जहां तक सवाल है, बीजेपी का बहुत पुराना वो रहा है, लक्ष्य रहा है कि अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। वो हमें लगता है कि बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, वो उस चीज की एक्सप्लोरेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा दम लगाएंगे उसमें। उसके लिए जो जो पॉलिटिकल जी चाल खेलनी पड़ती है वो करेंगे वो। अभी तो कहा जा रहा है कि नहीं, नीतीश हमारे लीडर रहेंगे। जी जैसा कि आप ही ने कहा कि नीतीश आए दिल्ली तो उनसे मिलने वाला कोई नहीं है। एक बात पे कह रहा हूं, तो ये सब तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है ना, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, दिखावे के लिए कुछ, दिखावे के लिए मोदी जी जब आए पहली बार तो पार्लियामेंट में घुसने के पहले अपने माथा टेका वहां जमीन पर, और पार्लियामेंट की एक मर्यादा नहीं निभाते हैं, आते ही नहीं है। जी सर। तो जी इसलिए सर। वो सब तो एक दिखावा अपनी जगह पर है। हाँ, कुल मिलाकर मतलब यहाँ पर तस्वीर ये है कि बीजेपी का कांस्टेंट वर्किंग जो है, उसकी वजह से ये सारी तस्वीर बदल रही है, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं की कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बड़ा सवाल ये उठता है
कि यहाँ पर बिहार में जो होगा आने वाले अभी वक्त में, उसकी पटकथा अभी से लिखी जानी शुरू हो चुकी है। और उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो नीतीश कुमार की हेल्थ भी है। इसलिए शायद बीजेपी इस मामले में थोड़ा 2 कदम आगे रह सकती है। आपकी जो आज की चर्चा है सर, इसका आंकलन मुझे इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। थैंक यू विनीता जी, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।